हेलो बच्चों, एक्स्ट्रा एग्जाम यूट्यूब चैनल के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे बिहार बोर्ड क्लास 10वां का एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित ऑब्जेक्टिव प्रश्न। और ऑब्जेक्टिव प्रश्न में आज हम लोग जीव विज्ञान का अगला चैप्टर पढ़ेंगे, जिसमें पढ़ना है आनुवांशिकता एवं जैव विकास। और आनुवांशिकता एवं जैव विकास से महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न पर चर्चा करने जा रहे हैं। यदि आप नए हैं तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और अपने मित्रों तक शेयर कर दें। आज का यह टॉपिक खास होने वाला है। जितने भी प्रश्न ऑब्जेक्टिव में पूछे जाने की संभावनाएं हैं, उन सभी प्रश्नों की चर्चा आज हम करने वाले हैं। तो आइए हमारे सेशन की ओर आगे बढ़ते हैं और अपना प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा इस चैप्टर का पहला प्रश्न जो आपके लिए है, ये रहा बोर्ड पर। प्रश्न पढ़िए और इसको आंसर दीजिए। पहला प्रश्न देखिए, पहला प्रश्न पूछा गया है, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी। आपको जीव विज्ञान पढ़ना है अच्छा से, तो कुछ इंग्लिश का टर्म, इंग्लिश का शब्द भी आपको याद रखने होंगे। जैसे इसमें पूछ लिया गया आपसे, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, स्पीसीज का ओरिजिन नाम का एक पुस्तक लिखा गया था, वह पुस्तक किसने लिखा। अब बताइए। इसका ऑप्शन ए दिया गया है डार्विन, बी ओपेरिन, सी लेमार्क, डी इनमें से कोई नहीं। 4 गो ऑप्शन है, तो ध्यान दीजिएगा। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक लिखने वाले थे चार्ल्स डार्विन। इन्होंने समुद्री यात्रा किए। समुद्री यात्रा करने के दौरान बहुत प्रकार के जीव जंतुओं का अध्ययन किए। अध्ययन करने के बाद से उन्होंने एक किताब लिखा, द स्पीसीज ऑफ द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। इन्होंने एक सिद्धांत भी दिया था, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत। प्राकृतिक चयन के सिद्धांत के अनुसार जीव हैं जो अपने अस्तित्व को बनाए रखते हैं। ये सिद्धांत दिया था, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत। अगर प्रश्न पूछे तो बना सकते हैं। तो आपका ऑप्शन यहाँ हुआ ए, किसने, डार्विन ने। इनका पूरा नाम था चार्ल्स डार्विन। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न पूछा गया है आपसे दूसरा, ये रहा बोर्ड पर, पढ़िए। और सबसे आसान क्वेश्चन और कई बार पूछा गया यह प्रश्न है। ये प्रश्न आप शायद नहीं बना पाएंगे तो आपसे एक नंबर कट जाएगा, क्योंकि इतना आसान प्रश्न सभी के जुबान पर रहने वाला प्रश्न ही होते हैं। प्रश्न पूछा गया है, मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। गुणसूत्र की संख्या पूछा गया है, जोड़ा में कितने जोड़े पाए जाते हैं। ऑप्शन है ए 26, बी 14, डी 23, सी 23, डी 18। बताइए कितने जोड़े होते हैं। तो हम बता दें कि अगर जोड़ा में पूछा जाए जोड़ा तो 23 जोड़ा। अगर संख्या में पूछा जाए संख्या तो 46 गो, 46। तो दोनों याद रखिएगा, अगर संख्या पूछेगा तो 46, जोड़ा पूछेगा तो 23। इसलिए आपका ऑप्शन होगा सी। अगर आप सही चुने हैं तो आपको 1 नंबर मिलते हैं। और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इसी तरह से हमारे सेशन के सही प्रश्नों को आप लगाइए और अंदाज़ा लगाइए कि आप कितना अच्छा से इसको ऑब्जेक्टिव को बनाते हैं और आपको कितना याद रहता है, इसे कितना नंबर आप लाते हैं, ये भी ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न आपका है तीसरा प्रश्न। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, और ये प्रश्न 2 अंकों में भी पूछे जाने की संभावनाएं रहते हैं, लेकिन ऑप्शन नहीं रहेगा, वहाँ पर प्रश्न रहेगा। प्रश्न कर रहा है, कीटों के पंख, चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग है। कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग है। अगर आनुवांशिकता और जैव विकास में देखा जाए अंगों का अध्ययन, तो अध्ययन में पता चलता है कि 2 तरह के एक मिला था। एक हम लोग को मिला था समजात अंग, समजात अंग। दूसरा था असमजात अंग, असमजात अंग, जिसको असमजात अंग को एक नाम और दिया गया है समवृद्धि अंग। समवृद्धि अंग कहा गया है असमजात अंग को। समजात अंग क्या है,
बोलेंगे वैसे अंग जिनका उत्पत्ति और बनावट एक समान हो लेकिन कार्य अलग अलग करते हैं उसे समजात अंग कहता है। मतलब इसका कहेंगे रचना या बनावट तथा उत्पत्ति एक समान होगा। क्या होगा? समान होगा, लेकिन कार्य अलग अलग होगा। कार्य की अगर बात कहा जाए कार्य, तो इसका कार्य क्या होगा? भिन्न होगा, तो उसे हम लोग समजात अंग कहेंगे। जैसे समजात अंग में कैसे होगा? तो मेढक का अग्रपाद और मनुष्य का हाथ और मेढक का अगला दोनों पैर, चिड़िया का दोनों पंख, कार्य अलग अलग है। जैसे कुत्ता का दोनों अगला पैर, ये समजात अंग के उदाहरण होंगे। जैसे बनावट एक ही समान होता है लेकिन काम अलग अलग होते हैं। जैसे पंख होता है, चिड़िया का पंख, चमगादड़ का पंख कहेंगे, और मनुष्य का हाथ, दोनों एक ही आगे अग्रपाद की तरह होता है। बनावट एक है, रचना एक है, लेकिन काम अलग अलग है। वो काम उड़ने में करता है, हम लोग काम इसका पकड़ने करते हैं, उड़ने का काम नहीं करते हैं। जैसे कुत्ता का अगला पैर, दोनों अगला पैर, वो चलने में काम करता है, लेकिन मनुष्य का जो दोनों हाथ है, दोनों का रचना और बनावट एक ही है लेकिन काम अलग अलग करता है, तो इसे समजात अंग कहेंगे। और प्रश्न समजात अंग से ही है। कहा था कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख। देखिए, कीट का पंख और चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग है? कीट का पंख और चमगादड़ का पंख, देखिए तो कीट का पंख है और चमगादड़ का पंख, दोनों का कार्य एक समान है। कार्य क्या है? समान है, कार्य समान। और संरचना क्या होता है? संरचना भिन्न होता है। संरचना भिन्न का मतलब अलग अलग, या बनावट, तो उसे बोलेंगे असमजात अंग। असमजात अंग किसे कहेंगे? तो वैसे अंग जिसका कार्य क्या हो? समान हो, काम समान करता हो, लेकिन संरचना एवं बनावट अलग अलग हो, उसे असमजात अंग या समृद्ध अंग कहते हैं। जैसे कहेंगे कीट का पंख और चमगादड़ के पंख, दोनों उड़ने का ही काम करता है, लेकिन बनावट के दृष्टिकोण से दोनों अलग अलग होते हैं। कीट का पंख और चमगादड़ का पंख, दोनों का काम एक ही होता है, उड़ना, लेकिन बनावट क्या होती है? अलग अलग होते हैं। तो इसलिए किसका उदाहरण है? किस तरह के? तो बोलेंगे समृद्ध अंग या कहेंगे असमजात अंग। क्लियर है? यहाँ से दो प्रश्न आपको पूछ लिए जाएंगे, एक समजात अंग, एक असमजात अंग। समजात अंग जिसका उत्पत्ति और बनावट एक समान हो लेकिन कार्य अलग अलग हो, उसे समजात अंग कहेंगे। जैसे मेढक का अग्रपाद, मनुष्य का हाथ, चमगादड़ का पंख, मनुष्य का हाथ, बनावट एक समान है लेकिन कार्य अलग अलग करता है। और असमजात अंग में क्या होता है कि कार्य एक समान होगा लेकिन बनावट अलग अलग होगा। कार्य एक समान, बनावट अलग अलग। जैसे उदाहरण दिया गया पंख किसका? कीट का पंख और चमगादड़ के पंख। क्लियर है? आपका ऑप्शन होगा सी। चलते हैं अगला प्रश्न की। इस तरह से प्रश्न को आप ध्यान दीजिएगा और अच्छा तरह से बनाइएगा। चलिए, अगला प्रश्न आपके लिए रखा गया है, ये रहा बोर्ड पर। प्रश्न है, वर्तमान प्राणियों में कुछ संरचनाएं ऐसी पाई जाती है जिनका विकास शरीर में अब कोई उपयोग नहीं रह गया है, ऐसी संरचनाओं को कहते हैं। मतलब कह रहा है कि वर्तमान समय में जिस प्राणियों में कुछ ऐसे अंग रह गए हैं जिसका विकास अब शरीर में नहीं हो पाता है, वही कह रहा है जिसका शरीर में अब कोई उपयोग नहीं रह गया, मतलब उसका कोई उपयोग नहीं रह गया है, उसे क्या कहते हैं? आपका ऑप्शन ए है समजात अंग, बी अवशेषी अंग, सी समृद्ध अंग, डी इनमें से कोई नहीं। अगर देखा जाए कि कोई काम नहीं है तो अवशेषी है, बेकार है, इसलिए इसको अवशेषी अंग कहेंगे। आपका ऑप्शन होगा बी। जैसे अवशेषी अंग कौन है? तो अपेंडिक्स मनुष्य का अवशेषी अंग है। और अवशेषी अंग कौन है? तो कर्ण पल्लव है, जो आगे की ओर बढ़ता जा रहा है। पहले जंतुओं में इसका काम कुछ और था, लेकिन अभी अवशेषी अंग के रूप में काम कर रहा है। अवशेषी अंग में इसको भी शामिल करते हैं। जैसे रीढ़ का, हमारे मनुष्य के रीढ़ का जो कोकीज हड्डियां है, वो हड्डी भी अवशेषी अंग की तरह रह गया है। तो आपका ऑप्शन एक होगा अवशेषी अंग, बी। क्लियर है? अवशेषी अंग से प्रश्न आगे रख दिया गया है, उसको ध्यान दीजिएगा, आगे मिलेंगे। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। देखिए, अगला प्रश्न क्या पूछा गया है? प्रश्न रहा, जीन शब्द की प्रस्तावना किसने की थी? मतलब पूछा जा रहा है कि जीन शब्द की प्रस्तावना किसने किया था? जीन, देखिए पहले जीन के बारे में समझते हैं, किसको कहते हैं जीन। तो देखिए, ये है हमारा क्रोमोसोम या गुणसूत्र। इस तरह के होते हैं क्रोमोसोम या
गुणसूत्र, यह है क्रोमोसोम या गुणसूत्र। अब इस गुणसूत्र को खींचा गया, अध्ययन किया गया, अध्ययन से 23 तरह का संरचना मिला। इसको कहा गया जीन, इसको कहा गया डीएनए। और इस डीएनए के एक खंड टुकड़ा निकालेंगे इस तरह से, एक टुकड़ा, तो इसको कहेंगे जीन। और इसका बारे में देखा जाए तो किसने प्रस्तावना किया था, तो जोहानसन ने इसका प्रस्तावना किया था। जोहानसन ने। ऑप्शन देखिए कौन है, वाटसन, वेडन, मेंडल, इनमें से किसी नहीं था। आपका ऑप्शन होगा इनमें से किसी नहीं। किसने किया था, तो जोहानसन ने किया था। क्लियर है, यानी जीन शब्द की प्रस्तावना किसने किया था, तो जोहानसन ने किया था। इनमें से कोई नहीं ऑप्शन होगा। ये क्या है, ये गुणसूत्र हो गया, यहाँ से यहाँ हो गया डीएनए पूरा, एगो टुकड़ा निकाल देंगे तो होगा जीन। आप पहचान लीजिए। चलते अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रहा आपके बोर्ड पर कर रहा है, पढ़िए इसको, आप आंसर दीजिएगा। कौन सा वैज्ञानिक मेंडल के नियमों की पुनः खोज से संबंधित है। यहाँ मंडल नहीं मेंडल होगा, मेंडल के नियमों से की पुनः खोज से संबंधित है। मतलब मेंडल ने नियम दिया और इस नियम के बाद पुनः अध्ययन करने वाले कौन वैज्ञानिक थे मेंडल के बाद। ऑप्शन ए है सर्मक, बी लेमार्क, सी डार्विन, डी है लिनियस। लिनियस कहने का अर्थात कैरोलस लिनियस। यानी पूछा गया मेंडल के बाद, जब मेंडल ने अपना प्रयोग किया मटर के पौधा पर, प्रयोग करने के बाद से इनके बाद 3 वैज्ञानिक और आए थे इनके प्रयोग को दोहराने के लिए, जिनमें नाम था उनका, पहला का नाम था सर्मक जो यहाँ आपको दिया गया है, दूसरा का नाम था ह्यूगो डी ब्रिज, और तीसरा का नाम था कॉर्सक या सोरेंसन, उसको बोलते हैं सोरेंसन कहते हैं, सोरेंस कहेंगे। सोरेंसन तो पीएच का इसकी खोज किया था, सोरेंस के नाम से इस कहते हैं। तो 3 वैज्ञानिक था, एक इसमें सर्मक ही एक नाम दिया गया है, आपका ऑप्शन यही होगा। अगर ह्यूगो डी ब्रिज रहता तो भी कहते, या कोरेंसन, सर्मक नहीं कोरेंसन एक और है। देखिए तीनों नाम याद आ गया, पहला सर्मक है, दूसरा ह्यूगो डी ब्रिज शॉर्ट में बोलते हैं, डी ब्रिज थे, एक और थे कोरेंसन। ये 3 गो वैज्ञानिक थे जो मेंडल के बाद पुनः शोध करने के लिए चले थे। मेंडल के खोज के बाद, मेंडल के वर्णन के बाद से, तो तीनों नाम याद रखिएगा, सर्मक, डी ब्रिज और कोरेंसन ने। तो आपका ऑप्शन यह हो गया सर्मक। इनका सर्मक का पूरा नाम शॉर्ट में सर्मक कहा गया है। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर, तीनों याद रखिएगा कौन कौन थे से। चलते हैं अगला प्रश्न को। देखिए अगला प्रश्न पूछा गया आपसे, गुणसूत्र बने होते हैं। देखिए अब गुणसूत्र प्रश्न आ गया, गुणसूत्र कहते हैं किसको। देखिए यह है क्रोमोसोम या गुणसूत्र, क्रोमोसोम या गुणसूत्र इस तरह से रहते हैं। फिर से इसको बनाते हैं फिगर को। क्रोमोसोम या गुणसूत्र, यही है क्रोमोसोम या गुणसूत्र। अब ये गुणसूत्र को आय की ओर बढ़ा कर देखा गया तो इसको कहेंगे तो इस तरह से डी, ये वो रहेगा तो आरएनए कहेंगे, दोनों रहेगा तो डीएनए कहेंगे। दोनों संरचना रहेगा डबल हेलिक्स, दोहरी संरचना तो बोलेंगे डीएनए, एक रहेगा तो बोलेंगे आरएनए। इसके डीएनए बना होता है हिस्टोन प्रोटीन का, एक प्रोटीन होता है उसको बोलते हैं हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है। तो डीएनए किसका बना होता है, ये बना होता है हिस्टोन प्रोटीन का। कौन बना होता है, तो डीएनए बना होता है, डीएनए। अब डीएनए में दोनों, अगर एक रहेगा तो आरएनए होगा, दोनों रहेगा तो डीएनए। जैसे वायरस होता है, जीवाणु सब में एक ही को संरचना होता है, उसको आरएनए कहते हैं, लेकिन जो विकसित जीव होते हैं उनमें डीएनए होता है। तो गुणसूत्र में देखिए डीएनए भी कह सकते हैं, आरएनए भी कहेंगे, और प्रोटीन भी, क्योंकि हिस्टोन एक प्रोटीन है तो इससे से ही बना हुआ है। ऐसा नहीं कहेंगे खाली डीएनए से बना है या आरएनए से बना है। जो वायरस होंगे, जो अविकसित कोशिकाएं होंगे, उनमें तो डीएनए नहीं होता है, उनमें तो आरएनए होता है, तो उसको भी तो गुणसूत्र रहता है। तो इस ऑप्शन होगा कौन, सी। क्लियर है। आप लोग सोच रहे होंगे डीएनए के तो गलत होगा, डीएनए आरएनए के तभी दोनों गलत होगा, क्योंकि डीएनए आरएनए तथा प्रोटीन भी रहता है, हिस्टोन प्रोटीन इनमें रहता है। तो आपका ऑप्शन होगा सी। क्लियर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए आपका अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है कोशिका में अनुवांशिक पदार्थ है, कोशिका के अंदर अनुवांशिक पदार्थ कौन है। देखिए अनुवांशिक कहते हैं किसको,
तो मतलब अनुवांशिक पदार्थ कहने का मतलब है कि अपने संतान की जो गुण लक्षण होता है आगे आने वाले पीढ़ियों में ढोने का काम करता है। मतलब वो कुछ लक्षणों को ढोने का काम करता है जो अपने पीढ़ियों में बरकरार रहे, तो उसी को हम लोग बोलते हैं अनुवांशिक पदार्थ। और अनुवांशिक पदार्थ में सब कौन होता है, तो पहला सबसे बड़ा अनुवांशिक पदार्थ में ये होता है हमारा होता है, यही बोलते हैं गुणसूत्र। लेकिन गुणसूत्र के अंदर होता है यही डीएनए, और डीएनए का जब खंड करते हैं तो एक होता है ये जीन। इस टुकड़ा को ऐसे करेंगे, ये जीन। तो देखिए अनुवांशिक पदार्थ आपका ऑप्शन होगा जीन। छोटा में कौन होगा, यही है जीन। अगर जीन न रहता तो हम लोग कह सकते थे किसको, डीएनए को। अगर डीएनए न रहता तो कह सकते हैं गुणसूत्र को। इन न रहने पर मतलब ऑप्शन के अनुसार से चेंज हो सकते हैं। अनुवांशिक पदार्थ में कौन कौन हो सकता है, देखिए गुणसूत्र भी हो सकता है। हालांकि गुणसूत्र अनुवांशिक पदार्थ नहीं, अनुवांशिक में भाग लेता है। अनुवांशिक मुख्य रूप से पदार्थ ही जीन है जो ट्रांसफर होता है, जीन पर ही निर्भर करते हैं। लेकिन ऑप्शन नहीं न रहता तो गुणसूत्र, डीएनए भी कहते हैं, डीएनए रहता है तो फिर गुणसूत्र कह लेते हैं। क्योंकि ये सब अनुवांशिक पदार्थ मतलब अनुवांशिक ही वाहक होते हैं। ये लक्षण अपने पीढ़ियों में बरकरार पहुंचाने वाले होते हैं। तो आपका ऑप्शन होगा सी। क्लियर है, ध्यान में रखिएगा इसको भी, क्योंकि ऑप्शन कौन सा चेंज होता है। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका क्या है, 9वां प्रश्न है आपका रहा, जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया था। जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया था, यह प्रश्न दोबारा आ चुका है। एक प्रश्न जो पहले शुरुआत किए थे उसमें कोई ऑप्शन इनमें से नहीं था, यहाँ ऑप्शन में शायद है या नहीं। जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया था, यदि आपको शायद अभी भी थोड़ा देर पहले की याद है बातों तो आप बनाइए। ऑप्शन ए है जॉनसन, बी है लेमार्क, सी मेंडल, डी है ग्रिफिथ। तो आपका ऑप्शन यहाँ क्लियर होगा, ये जॉनसन ने या जोहानसन कहेंगे, इसी को कहे थे जॉनसन। कि जीन शब्द का प्रस्तुत किसने किया था, ये जॉनसन ने किया था। या देखिए जोहानसन कहेंगे इसको, ये जॉनसन कहा गया। थोड़ा सा नाम इसको में चेंजिंग किया गया, उच्चारण में गड़बड़ी हुआ है और उसको टाइपिंग में गड़बड़ी कर दिया गया है। चलते अगला प्रश्न को, ये आपका लास्ट प्रश्न होगा। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट भी है और लास्ट प्रश्न इस वीडियो का होगा। बनाइए इसको। करा मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर मादा एनोफिलीज किस तरह के जल में उत्पन्न होता है। बनाइए इसको। आप अंदाज़ा लगाइएगा तो 80% है कि गलती हो जाएगा। ये प्रश्न में करा कि मलेरिया उत्पन्न करने वाले जो मादा एनोफिलीज मच्छर होते हैं किस तरह के जल में होता है। ऑप्शन ए साफ जल, बी गंदा जल, सी मीठा जल, डी इनमें से कोई नहीं। आप सोच रहे होंगे कि ज़्यादातर मच्छर रोग वाहक मच्छर तो गंदे जल में होते हैं, तो ऐसा गलत सोच रहे हैं। अगर मलेरिया उत्पन्न करने वाला हो या डेंगू उत्पन्न करने वाला हो, दोनों मच्छर जो होते हैं साफ जल में ही पाए जाते हैं और साफ जल में अपनी संख्या बढ़ाते हैं और अपनी जो रोग वाहक होते हैं वो उत्पन्न कर लेते हैं। तो आपका ऑप्शन होगा ये साफ जल। याद रखेगा, ऐसे हल्के प्रश्न दे करके आपसे नंबर काट ले जाएंगे। लगेगा कि आप सही बना पाए हैं, गलती रहेगा प्रश्न में। देखिए ये अगला प्रश्न इस रखे होते हैं आपके लिए, डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में रहते हैं, यानी डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं। तो यहाँ भी मलेरिया कह दे या डेंगू कह दे, यहाँ भी होगा साफ जल में। यहाँ भी क्या होगा, साफ जल में ही होगा। इसका भी ऑप्शन होगा ए। कैसा लगा हमारा सेशन। यदि आप चाहते हैं कि पूरा तरह से सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव की तैयारी संपूर्ण रूप से करें, 2026 में बिहार बोर्ड में अच्छा से अच्छा नंबर लाएं, तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और प्रत्येक वीडियो को अवश्य देखें। और इस वीडियो में हमारे साथ साथ जो प्रश्न बनाया जा रहा है उसमें जरूर कमेंट करें कि आप ताकि कितना प्रश्न को आप बना रहे हैं। आज के लिए इतना ही तक, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।